अस्सलाम वालेकुम जनाब, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास कैफ 8 ऑर्डर एंड एश्योरेंस, हम लोग बात करने लगे इसकी ओरिएंटेशन के ऊपर। तो सबसे पहले जो कुछ ज़रूरी बातें हैं इस पेपर को लेके उसको देखते हैं। मुझे बताइए कि कितने मार्क्स आए आपके इस दफ़ा? 41, यानी कि जब इसको ग्रेड में ले जाते हैं विद इन 40s। और आपके आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ओके। तो ये हो गया हमारे पास एक और ग्रेड बन गई है फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स की। एक और भी इसमें ऐड कर लेते हैं, स्टूडेंट्स विच फॉल विद इन 30 to 40 मार्क्स, और वो बच्चे जो कि आते हैं लेस देन 30 मार्क्स के साथ। क्या लगता है रीजंस फॉर फेलियर क्या होंगी आपके लिए? आपको क्यों ICAP ने 41 में फेल किया? ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो कि देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। कितनी लैकिंग्स आपने दिखाई हैं पेपर में? क्यों आपको लगता है कि ये आपने कम प्रैक्टिस की है? वाई? आप लेजी थे, ठीक है, आपने फोकस नहीं किया बेसिकली, आप फोकस से शॉर्ट थे। और देखिए, सेल्फ असेसमेंट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ज़रूरी है, ताकि हम लोगों ने जो आगे 4 महीने का सफ़र तय करना है वो हमारा उन गलतियों में ना रहे। तो एक आपने कहा यू वर शॉर्ट ऑन फोकस, और ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है भाई, ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गलतियां आपके सीनियर्स कर चुके हैं वो अब आपने नहीं करनी। हम लोगों ने ये नीयत बांध लेनी है कि हम लोगों ने अगले 4 महीने में इस पेपर को 100% पास करके उठना है यहाँ से। तो आप कह रहे हो कि आपका फोकस शॉर्ट था। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपने तमाम एरियाज़ को प्रैक्टिस किया था? आपने क्या सिलेक्टिव स्टडी की थी? लेक्चर्स पूरे लिए हुए थे आपने, मगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि बच्चे समझते हैं कि यार लेक्चर्स पूरे कर लेते हैं। देखिए, लेक्चर्स पूरा करना कैन नॉट ऑलवेज गारंटी यू कि आप पेपर को पास कर सकते हैं। सिर्फ लेक्चर्स लेना ही काफ़ी नहीं होता, उस लेक्चर को कॉम्प्रीहेंड करना, उस लेक्चर को ग्रास्प करना, और उसके बाद घर जाके उसके ऊपर मज़ीद काम करना, ताकि वो जो लेक्चर आपने लिया है उसको हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार भी कर सकें। तो यू वर शॉर्ट ऑन फोकस और आपने लैक ऑफ प्रैक्टिस दिखाई है। सर, कितने मार्क्स आए थे आपके? 38, यानी कि आप यहाँ पे कहीं फॉल कर रहे हैं, और आपके आप भी यहीं पे फॉल कर रहे हैं। चलें, आप ज़रा मुझे बताइए क्यों 38? आपने टेस्ट नहीं दिए सारे, ओके। नॉट गिविंग टेस्ट, और रिटन प्रैक्टिस किस फॉर्म में? टेस्ट की फॉर्म में या पास्ट पेपर्स की फॉर्म में? ठीक है, यानी कि आपने लैक ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे भी है, और ये पॉइंट मेरा ऊपर भी आ गया था कि दोनों जगह पे प्रैक्टिस लैक कर रही है। इसके अलावा कोई और रीज़न जो कि आप हमसे शेयर करना चाहें जिसमें आपको लगता है कि आपने ये पेपर फेल किया है, ऐसा क्यों किया? चले, 6 महीने जो आपने ऑडिट पढ़ा लास्ट टाइम पे, कितना सीरियस थे आप इस पेपर को लेके? हाउ मच वॉज योर सीरियसनेस? हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। आपकी नीयत थी कि आपने पेपर पास करना था, और आपने उतनी मेहनत भी की होगी, या कम की मेहनत आपने? जब आपको पता था कि क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है तो फिर आपने मेहनत कम क्यों की? क्या रीज़न थी, क्यों आप को बैक गियर लग गया? वाई? ठीक है, तो क्या आपने अपने टीचर को रोक के पूछा कि सर रुक जाएं, मुझे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा, या आप भी उसी फ्लो में बहते चले गए?
उसी फ्लो में चलते गए आप भी, ठीक है। क्या रीजंस थी आपकी? शुरू में सीरियस ही नहीं लिया, शुरू में आपने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। थोड़ी मेहनत की कि शाम को रात को भी पढ़ लेता था, सुबह इसको टाइम देता था, ठीक है। तो अपने लिमिटेड सी तैयारी हुई, उस हिसाब से कवर ही सिलेबस। आपने लिमिटेड सी तैयारी की और उसके मुताबिक आप पेपर पूरा नहीं कर पाए, ऐसा ही है, ठीक है। पेपर पूरे अटेम्प्ट किया था आपने? आपने कितने का अटेम्प्ट किया था? तकरीबन 85 तक। 85 का आपने अटेम्प्ट किया और आपके 35 नंबर आए। 85 का 50% क्या होगा? 42.5। इसका मतलब है कि आपने जितना अटेम्प्ट किया उसका 50% भी आप अचीव नहीं कर पाए, उसका 50% भी आप उससे भी पीछे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने शायद जहाँ पे मार खाई है वो एक तो पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं किया, दूसरा क्यों ये पेपर अटेम्प्ट क्यों नहीं हो पाया पूरा, वाई, क्या फील है? एक तो जैसे एंड में टाइम में थोड़ी तैयारी की है, टॉपिक्स पढ़ लिए एक दफ़ा या 2 दफ़ा, तो जब क्वेश्चन आया शुरू के तो आइडिया क्लिक हुआ कि ये क्वेश्चन इस पॉइंट से आया है, मगर जैसे पेपर आगे बढ़ा तो बीच में जाके दिमाग बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया। ठीक है, ये पॉइंट क्या पॉइंट था, ये क्या इस तरह का, ठीक है। यानी कि आपका माइंड और आपका हाथ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे, ना दिमाग सोच रहा था, और अगर सोचता था तो आप उसको वो चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे पेपर के ऊपर, उसको लेके नहीं आ पा रहे थे। अच्छा, अब एक और सवाल, कितने टेस्ट दिए थे? अगर मैं आपसे कहूँ लेट्स सपोज पूरे सेशन में ऑन एवरेज अगर 15 के करीब टेस्ट थे, अल्लाह करे हों भी इतने, तो कितने आपने अटेम्प्ट किए थे? 2 से 3। और उस 2 से 3 में भी कितने मार्क्स आए थे? उसमें 1 या 2, एक आधे में पासिंग मार्क्स होंगे, ठीक है। थोड़े से। तो ये जो 2 से 3 आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए स्टार्टिंग वाले थे? जी सर, स्टार्टिंग के अंदर ही। तो तीसरे टेस्ट के बाद आपने हिम्मत हार दी, आपने कहा यार बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, सर वो इवेंट ऐसे बने कि अचानक डीमोटिवेट होते होते, यानी कि डीमोटिवेशन। देखिए हमें रूट कॉज तो आज निकाल के रहनी है। आपने कहा कि आप हो गए डीमोटिवेटेड टूवर्ड्स योर स्टडी, जिससे आपका फोकस, आपकी कंसिडरेशन, सब कुछ तबाह हो गया। इसके साथ पेपर्स और कौन से आपने दिए थे? CMA और FA2, यानी कि आपने वो वाले पेपर्स दिए जो कि इस पेपर के ऑलरेडी दुश्मन माने जाते हैं, तो वो पास हो गए। CMA माशाल्लाह आपका क्लियर हो गया और आपका FR2 रह गया, यानी कि वन ऑफ द विलन स्टिल आपके पास खड़ा हुआ। आपका क्या था? FAR दिया था और सीलो दिया था, निकला कोई? दोनों अटक गए। कितने कितने पे? 40, FAR2 48 पे, वो हुए। और दूसरा सीलो 39 पे, FAR2 48 पे। भाई आपका कितने पे रहा? 38 पे। इसका मतलब ये है कि आपने जिस पेपर को ज्यादा टाइम दिया वो भी रह गया, जिस पेपर को कम टाइम दिया वो भी रह गया। तो इससे हमें क्या सीख वैसे मिली? ज्यादा टाइम दिया करें या कम टाइम दिया करें, क्या सीख क्या मिली है इससे? आप बताएं। जितनी जरूरत है उतना टाइम है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा जो कि पोस्ट बैच में आ रहे हैं, ड्यू केयर। ड्यू केयर, उतनी केयर दो जितनी कोई डिजर्व करता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अच्छा जी सर, क्या स्टेटस रहा कैफ का? 43 पे। ये भाई यहाँ पे कहीं फॉल करेंगे। अच्छा 43 पे रह गया आपका ऑडिट, तो उसके साथ कोई और पेपर भी दिया था? साल से रह रहा है, तो क्या आपको लगता है क्यों रह रहा है? डायरेक्शन लेस तो नहीं जा रहे हो कहीं? चलो इसके ऊपर बात करते हैं
क्या बना? सर ग्रुप बी दिया था पूरा राइट। दिया था 4 दिए थे। 4 4 का मशवरा किसने दिया था? सर क्योंकि मैं पहले भी दिया था। पहले ग्रुप ए के 4 दिए होंगे। नहीं हाँ। बी की पहले 4 दिए अच्छा, इस वजह से। ग्रुप बी के आपने आते साथ ही 4 पेपर दे दिए? नहीं मैं पहले दे चुका हूँ। पहले दे चुके हैं, ठीक है। तो कितने पे रहा है? एक अभी जो है एमएफए 43 पे अच्छा, और ऑडिट 30 पे। 30 पे। 30 अच्छा, ये भाई यहाँ के हैं। अच्छा, और एफआर 35 पे अच्छा, और सीलो 38। यानी कि सारे 40 से कम पे हैं। 40 प्लस कोई नहीं गया। 43 पे गालमन, 43 पे एमएफए, और ये बेचारा मजलूम पेपर 30 पे आपने फेल किया है। मिस आपका क्या, कितने पे? 35 पे। मेरा ख्याल से मैंने आते साथ ही आपके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दी है इन्फॉर्मेशन की। थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स होके बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तौसीफ, कासिम, फारूक, यासिर, हसीब, अब्दुल्ला, जैनब। एक सवाल आप सबसे, पास करना नियत करते हैं? कौन कौन कह रहा है नियत? पता है जब नियत होगी ना, जिस टाइम पे आपकी नियत है कि मैंने ये पेपर निकालना, तो पेपर निकला है। शायद फिज़िकल दुनिया में मुझे लोग इतना नहीं जानते, मगर ऑनलाइन की दुनिया में एक नाम है कि यार पेपर पढ़ के पास हुआ है बच्चों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेपर लोग समझते हैं कि क्रैमिंग से पास होता है, ऐसा नहीं है। ये वाहिद पेपर है कैफ 1 से कैफ 8 जो कि आपकी सेल्फ राइटिंग आपसे डिमांड करता है। जितना आप अच्छा लिख सकते हैं उतनी जल्दी ये पेपर आपका पास होता है। इट इज़ यू, कोई और आगे पेपर पास नहीं आपका करवाने वाला। जितनी मेहनत करते जाओगे उतना ही आपको इसमें फ़ायदा मिलता जाएगा। एक चीज़ जो हम लोग इंश्योर करेंगे इस पोस्ट बैच क्लास के अंदर, कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस होंगे ना वो क्लास के अंदर क्लास टाइम में सॉल्व करने हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। पता है आप लोगों को होमवर्क दूँ ना कि यार सवाल सॉल्व करके लाना, ऑनलाइन वाले हजरात तो करते ही नहीं है बिल्कुल भी। मगर जो चीज़ें आप लोगों ने भी मुझे बताई हैं और जो वाकई में मेन जो रीज़न है इस पेपर को फेल करने की, वो यही है। एक, ये भी सेम थी, ये भी सेम थी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस। ये 35 पे फेल होना, 30 पे फेल होना, 38 पे फेल होना, 43 पे फेल होना, 48 पे फेल होना, सारे एक ही बराबर खड़े हैं। किसी से भी आप पूछ लो। चलें एक छोटा सा आपसे एक सवाल करता हूँ। अभी FR2 तो सबने दिया था। FR2 में कितने टॉपिक्स हैं? FR2 में कितने टॉपिक्स हैं? दिया हुआ है या भी दे रहे हो साथ साथ? कितने टॉपिक्स हैं? करो काउंट, एग्जैक्ट फिगर बताना। कितने टॉपिक्स हैं? FR2 कितने? 15, 10, 12, 16, 20, 22 कितने हैं? आप लोगों ने पेपर दिया ना R2 का, बताएं। बस कितने होंगे टॉपिक्स FR2 में? हाँ, 12 से 13। चलें हम उसको 13 कर लेते हैं कंसिडर। इसमें एक स्टैंडर्ड होगा आपके पास IAS 12 नामी, पढ़ा होगा। कितने सवाल किए थे उसके? 25-30 कितने किए होंगे? अच्छा 2 साल हो गए हैं। चले आप तो इररिलेवेंट सैंपल हो गया। एक भाई ने कहा 25-30, एक भाई ने कहा 20, हाँ 27-28 कर लेते हैं यार आपको। 15, 20 to 25, इतना ही। चल इसकी एक एवरेज निकाल लेते हैं। 28, 20,
28, 15, 22 और 22 ऐड कीजिएगा। ऐड करके इसको डिवाइड आपने करना 6 पे, ऐड करें और फिर उसके बाद डिवाइड कीजिएगा। 135, 135 पक्की बात है? एक दफा मुझे कंक्रीट आंसर बताइएगा। नहीं, सम करें पहले इसको। 130 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए, 20, राउंड ऑफ करके 23, ऑन एवरेज 23 सवाल। अच्छा, एक सवाल ने अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम आपका लिया होगा? शुरू में 1 घंटा, सवा घंटा, हाँ 35 मिनट, 40, वो तो आप बाद में आए हो गए। शुरू में IAS 12 का सवाल, डेफाटेक्स का सवाल अच्छा खासा टाइम लेके जाता है। ऑन एवरेज शुरू में आपको लगा होगा घंटा, फिर आपने कोई 5-7 सवाल सॉल्व किए होंगे, कम होते होते वो आ गया होगा कोई अराउंड 40 मिनट्स के आसपास। ऑन एवरेज 40 मिनट्स कर लें। 23 सवालों और हर सवाल को अगर 40 मिनट्स लगे हों, टोटल मिनट्स कितने हैं? 920 मिनट्स, और इसको आवर्स में कन्वर्ट करें 15.3 आवर्स। चलिए मैं इसको 15.5 घंटे कर लेता हूँ। और ये एक टॉपिक था, एक टॉपिक है। और मज़े की बात है कि ये वो सवाल है जो कि आपने क्लास के बाहर किए होंगे, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल। जो सवाल आप लोगों ने क्लास में टाइम लगाया है वो तो सेपरेट लगाया है, मगर यहाँ पे आपने तकरीबन 15.5 घंटे लगाए हैं एक स्टैंडर्ड के ऊपर। और कितने स्टैंडर्ड था? तकरीबन हमने कहा 13 के करीब टॉपिक है। चलें 15.5 अगर एक में लगे होंगे तो ऑन एवरेज 12 घंटे अगर हों और 13 टॉपिक्स अगर हों, कितने घंटे बनेंगे मेरे पास? 150। क्या कभी इतना टाइम ऑडिट को दिया आज तक? कभी दिया हो? कभी बुक खोल के बैठे हो और किसी भी एक स्टैंडर्ड के 6 सवाल सॉल्व किए हो हाथ से लगातार? कभी किया ऐसा? कभी किया ऐसा? पूछ रहा हूं आपसे कुछ मैं, पीछे वाले भाई। चलें, हमने कहा कितने बने घंटे वहां पे? 156। आपके मुताबिक आपने टोटल कितना टाइम दिया होगा पेपर को और ऑडिट को? कंप्लीट टाइम एक्सेप्ट क्लासेस। घर जाके कितना टाइम दिया होगा? डेली कितना टाइम दिया होगा? डेली 2 आवर्स दिए थे? हमेशा दिए थे? हमेशा दिए थे? तो फिर ऑन एवरेज वीक में कितने दिए होंगे आपके? आधा घंटा। यहाँ पे क्या हालात है? 1 महीने से सिर्फ पढ़ा था, इंक्लूडिंग क्लासेस, एक्सेप्ट क्लासेस? क्या हालात हैं एंड पे आके? हाँ जी, यहाँ पे क्या हालात हैं? हाँ, आधा घंटा डेली बेसिस के ऊपर, तकरीबन 1 आवर ऑन डेली बेसिस। आपने तो खैर अभी स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग डेली के 40 मिनट्स भी दे रहे थे इस पेपर को ऑन एवरेज, तो कितने टाइम का बैच था? वो मेरा नहीं ख्याल का 40 मिनट्स भी इस पेपर को दे रहे होंगे। अच्छा, इस 40 मिनट्स के अंदर भी क्या चीज़ों को रिवाइज करते थे या लिखते थे? रिवाइज करते थे, यानी कि जो किताब में पढ़ा उसको उठाया, किताब खोली, किताब से पढ़ा, किताब बंद की, किताब रख दी। ऐसे ही था कुछ, ऐसे था कुछ कि पता है डे 1 के ऊपर सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये गलतियाँ आगे जाके रिपीट नहीं करनी है। मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं ना, वो सारे के सारे इस पेपर को पास करके निकलें। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है। जितना कैफ में मज़ीद टाइम लगाते जाएंगे उतने आप अपने आर्टिकल्स में भी 6 माह वेस्ट करेंगे, उतना आपका फ्यूचर भी 6 माह लेट स्टार्ट होगा। सारी चीज़ें लिंक हैं।
सारी चीज़ें लिंक हुई हुई हैं। क्या रिजल्ट रहा? हाँ जी, आप ये भी आए ना 30। और क्या लगता है क्यों आए 39? प्रैक्टिस का, जिससे पूछ लो उसका एक ही इशू है प्रैक्टिस का। तो इस इशू को फिर कब हम लोगों ने रिजॉल्व करना है? आखिरी महीने में जाके करें, आखिरी के 2 हफ्तों में करें, आखिरी के हफ्ते में करें? कब करें इसको रिजॉल्व? देखिए कॉन्सेप्ट्स तो आज भी वही हैं, कल भी वही थे, साल बाद भी वही होंगे और साल पहले भी वही थे। इस पेपर में बहुत मिनिमल सा चेंज आता है। आखिरी जो बड़ा चेंज आया था वो शायद 1.5 साल पहले आया होगा, जिसमें आया कि आपने कुछ स्टैंडर्ड्स को उसकी वर्डिंग चेंज कर दी थी बस। चैप्टर नंबर 4 में वो मेजर चेंज आई थी, सैम्पलिंग के अंदर और सब्सटेंटिव के अंदर एक चेंज आई थी बस। उसके बाद से लेके अब तक कोई चेंज इस पेपर में नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस पेपर में जो सबसे बड़ी रीज़न फॉर फेलियर है ना, वो क्लासेस लेना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप लोग खुद से मार खाते हो और हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी है और डे 1 पे नियत करके उठना है कि भाई इस पेपर को अगर पास करना है तो हमें अपनी हैंड प्रैक्टिस खोलनी पड़ेगी। मेरे पास अगर आप लोगों ने आना है तो कल से एक रजिस्टर साथ लेकर आना है, एक डेडिकेटेड रजिस्टर जिसको बाहर लिखा हो कि ये रजिस्टर मैंने ऑडिट के लिए ही रखा हुआ है और मैं कसम खाता हूँ कि इसमें ऑडिट के मैंने स्टैंडर्ड्स के सवाल लिखने हैं। जब तक ये काम नहीं होगा ये पेपर ऐसे ही अटकता रहेगा। मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जिनके 2-2 साल से ये पेपर पास नहीं हो रहा, और वो भी देखे हैं जो कि कम करते थे मगर डेली करते थे और अच्छा करते थे और वो पास भी होते हैं। एक ये भी मिथ है कि यार आखिरी महीने में जाके थियरी है ना, क्रैमिंग पे याद कर लेंगे, कुछ सवाल सॉल्व कर लेंगे, एक आधे कॉलेज का मॉक दे अटेम्प्ट कर लेंगे, पास हो जाएगा। मॉक दिया था? नहीं दिया था। कितने आए थे? 40? कितने आए थे? 45 आए थे। जिन्होंने दिया कि उन्होंने बाद में पूछा कि 50 तक कैसे जा सकते हैं? पूछा? नहीं पूछा। आपने पूछा? नहीं पूछा। तो जिन्होंने नहीं दिया, अब मजे की बात यह कि जो 40s में देके भी फेल हुए हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो एक ही बराबर खड़े हो गए यहाँ के, क्योंकि आप 0 पे फेल हुए हो, आप 40+ पे आके फेल हुए हो। बात तो वही है। मजा कब आता? 40s में फेल हुए हैं, सर बताइए मैं क्यों अपने आप को 50 क्रॉस नहीं करा पाया, मेरे में क्या कमी है? अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करें। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑडिट के अंदर कंट्रोल वीकनेसेस, उसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल के अंदर छुपी हुई गलतियां तलाश करते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन में होने वाली गलतियां तलाश करें और इस पेपर को इस अटेम्प्ट में निकालें। नियत है? ठीक हो गया जी। तो अब इस पेपर के साथ में इश्यूज कौन कौन से हैं? हम लोगों ने मेजॉरिटी तो बात खैर से कर ली है। अंडरस्टैंडिंग एक इशू होता है, ये इशू किस तरह हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग का? क्या ये पेपर समझ नहीं आता? क्या मसला है? क्यों मैंने लिखा हुआ ये वर्ड अंडरस्टैंडिंग? क्यों? ये पेपर में क्या मसला? सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते। ठीक है, इस वक्त खैर मैं सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ हम लोगों ने आज ISA 210 स्टार्ट करना है। 210 किस चीज़ को डील करता है वैसे? थोड़ा बहुत अगर याद हो, ISA 210 कुछ याद है? इधर भाई, 210 स्टैंडर्ड कौन सा? थोड़ा बहुत कुछ माइंड में अगर चल रहा हो तो। नहीं, पीछे वाले भाई, आपके पास मैं नहीं आ रहा, आपने परेशान नहीं होना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 210 यह बड़ा प्यारा सा स्टैंडर्ड है, छोटा सा मासूम सा, 1.5 पेज का सारा स्टैंडर्ड है। वो वाला कौन सा? कौन सा? अब मजे की बात है, मैंने वो आपसे पूछा जो कि बिल्कुल स्टार्ट में, मैंने हिंट आपको दे दिया, बहुत स्टार्ट में आता, इतना दूर जाके भी नहीं आता। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इसमें क्या क्या बातें होती थी?
हमने ये वाला कॉन्सेप्ट इस वक्त डिस्कस करना है अंडरस्टैंडिंग का। मैं अगर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 210 में आपको कितनी बातें आज याद हैं? 210 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रिलेटेड पार्टीज तो नहीं है इसमें। वो आप 610 की बात कर रहे हो मेरे से, नहीं बल्कि 610 की भी नहीं, आप मेरे से बात कर रहे हो 550 की, मैं 210 की बात कर रहा हूँ। आपका साल से ऑडिट रह रहा है, तो 210 में क्या है? 210 में क्या होता है? 210 में क्या होता है? 210 का, चले एक मुझे 210 का प्राइम कॉन्सेप्ट का नाम बताते हैं। स्टार्ट हो गई, उसका एक नाम भी होता है भाई, करीब करीब पहुंचे हुए हैं। प्री कंडीशंस, प्री कंडीशंस। मज़े की बात यह है कि आपका अभी अभी फेल हुआ और आपको एक स्टैंडर्ड का नाम और उसके अंदर होने वाले कॉन्सेप्ट का भी नहीं पता। ठीक है, चलें, आप लोग मुझे ये आंसर कर सकते हैं कि सर हम लोगों ने स्टैंडर्ड के नाम याद नहीं किए, एक नॉर्मल एक होता है, चलें कोई बात नहीं। एक्सपर्ट में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक्सपर्ट के अंदर लास्ट भाई, आपका नाम साथ साथ मुझे याद होते चले जाएंगे। एक्सपर्ट में हम लोग क्या कवर करते हैं? क्या? अच्छा, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा अगर हमें किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत पड़ती है, उससे हम लोगों ने हेल्प आउट लेनी है, तो हम मार्केट से एक एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं। ICAP की किताब में चैप्टर नंबर कौन सा? आपका रिसेंटली फेल हुआ पेपर, कुछ टाइम भी नहीं हुआ, कुछ तो याद होना चाहिए, आपने परेशान नहीं होना। गलत, चैप्टर 12। अब समझ आई ये पहला पॉइंट क्यों है। सिर्फ ये मसला नहीं है, उससे पहले वहां पे भी एक मसला खड़ा हुआ है, प्राइम अंडरस्टैंडिंग ही गायब है। या तो आप हो ना बिल्कुल न्यू कमर्स, तो मैं कहूँ कि नहीं यार अभी आप लोगों ने सीखना है, आप लोग ऑलरेडी सीखे सिखाए हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि माइंड में रह जाते हैं, कुछ होते हैं जो कि ना क्लास में समझ आते हैं ना घर जाकर समझ आ रहे होते हैं, तो वो हमेशा ही मिस हो रहे होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग भी हमने साथ साथ लेनी है क्लास के अंदर, उसको भी मेक श्योर करना है कि जो स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ है उसको हम लोगों ने विदिन 2 डेज़ या 3 डेज़ ख़त्म करना है, और फिर हम लोगों ने एक दिन रखना है कि सिर्फ उसमें उसी स्टैंडर्ड के सवालों के ऊपर अपनी ग्रिप पकड़नी है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका ये कोर्स एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले ख़त्म हो रहा है, परेशान तो नहीं होंगे? पक्की बात है। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि सर 1 हफ़्ता पहले ख़त्म कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने का मौका कब मिलेगा हमें? क्लास में तो होगी। चले खैर, 1 हफ़्ता पहले नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगस्त के फर्स्ट वीक में इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि फिर सेकंड वीक के बाद हमारे मॉक स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो मॉक आप लोगों ने लाजमी देने होंगे। कितने टेस्ट रखें इस कोर्स के अंदर? आप लोगों से पूछ लेते हैं, कितने टेस्ट होने चाहिए? नहीं, मुझे टोटल आपने बताने हैं, टोटल कितने टेस्ट हमारे होने चाहिए? नंबर ऑफ टेस्ट वीकली 1 होना चाहिए, और अगर मैं आपसे कहूँ वीकली 2 करने, फिर वीकली 3 करने, फिर परेशान तो नहीं हो जाएंगे? भागेंगे तो नहीं? कितने टोटल करें? टोटल मैं पूछ रहा हूँ। हमारे पास मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, और 1 वीक इसमें से ईद का माइनस कर लें। भाई ने कहा 24 होने चाहिए। 24 में से 24 के 24 अटेम्प्ट कर लोगे? कितने होने चाहिए? 30 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 30 होने चाहिए।
कितने होने चाहिए? 11 से 15 वीक्स बन रहे हैं तो 2 या 3 वीक। नहीं, मुझे आपने क्वांटिटी बतानी है, 30 एक नंबर बताना है, कितने होने चाहिए? 25। भाई ने एक राउंड फिगर दे दी मुझे यार, अच्छा वाला सारा इवन चल रहा था, आपने भी इसमें और लाके खड़ा कर दिया है। कितने होने चाहिए? 24। मिस ने काउंटर कर दिया उसको और अब ये 50 बन जाएगा। जरा ऐड कर लें, वो भाई इधर आए गए। नहीं, आपने मुझे नंबर बताने। 30, ये भाई को सबसे ऊपर कर देते हैं। ऐड करें, ऐड करके उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 पे डिवाइड कर दीजिएगा। क्या बन रहा है? हाय हाय, पॉइंट्स में आ गया। कितना? 24। पक्की बात है? नहीं सर, 27.25। चलें, क्यों परेशान होते हैं, हम लोग इसको ये कर लेते हैं। दे देंगे इतने? दे देंगे इतने? पक्की बात? पक्की बात? पक्की बात है। चलें, इसका भी मैं आपको ब्रेकअप दे देता हूं। इसमें हम करेंगे ऐसे कि 15 हम करेंगे वो टेस्ट जिसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अनसीन, ठीक है, और 15 होंगे वो जिसमें आपको सवाल मिल रहे होंगे पास्ट पेपर्स वाले, ताकि हम लोगों ने वहां पे भी तो अपना हाथ साफ करना ही करना है। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि यार ये सवाल पकड़ो और जो जाके सॉल्व करो, नहीं होगा सॉल्व, किसी से भी नहीं होगा। नेक्स्ट डे आएंगे, सर वो याद नहीं रहा था, मेहमान आ गए थे, नहीं कर पाया, रजिस्टर मेरा बिली खा गई थी, तो वो नहीं होता। तो ये हमारे होंगे हर वीक में एक डेडिकेटेड टेस्ट, उसके साथ ये चल रहा होगा क्लास टेस्ट के नाम से, जिसमें सिर्फ हमारा फोकस ये होगा कि जो सवाल अच्छे सवाल हैं पास्ट पेपर्स में, क्योंकि पास्ट पेपर्स के अंदर भी ना कुछ सवाल रिपीट हो रहे होते हैं। एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट आई के आपने अगर 6 दफ़ा पूछा है, इट डजेंट मीन कि हमने उसको 6 दफ़ा ही लिखना है, एक दफ़ा लिख लें, अच्छा लिख लें। तो वो सवाल या वो सिनेरियोज या लेट्स से रिसेंट अटेम्प्ट्स जो हुई हैं, हम लोग उसको सेपरेट टेस्ट कर रहे होंगे क्लास के अंदर ही, और वो जो 15 टेस्ट हैं वो आउटसाइड क्लास इन्वायरमेंट हमारे हो रहे होंगे। मज़े की बात यह है कि इसमें जो हम लोगों ने प्रैक्टिस अलग से करनी क्लास की वो शामिल नहीं है, वो सेपरेट चलेगी। तो ये जो आपका कंसर्न है, अब ये कंसर्न मेरा नहीं ख्याल कि अब आपका ज़िंदगी में दोबारा आना चाहिए कि सर ये पेपर पास नहीं होता क्योंकि प्रैक्टिस में कमी है। कैफ का आखिरी पेपर कौन सा? CFAB का आखिरी पेपर कौन सा? ऑडिट के एंड पे क्यों रखता है कैफ? कभी सोचा? तंग करने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए। अच्छा, एक अच्छा जवाब था ये। क्यों ये एंड का पेपर ही क्यों है? ताकि पहले ICAP बच्चों को आसान आसान एरिया सिखाता जाए और एंड पे आके वो कहे कि आप एक सीनियर पेपर आ रहा है, आर्टिकल्स के करीब करीब होता है, इसलिए आखिरी में रखा हुआ है। वो तो टेक्स्ट भी होते हैं, तो टेक्स्ट तो कैफ 2 है, सारे सब्जेक्ट्स का क्रक्स है। अच्छा चलिए, मैं आपकी इस पॉइंट को फिलहाल होल्ड कर रहा हूँ। क्यों ये पेपर एंड पे होता है? स्टेप बाय स्टेप ICAP आपको मैच्योर करता है, फिर लाके इस पेपर पे फंसा देता है, ऐसा ही है कुछ। क्यों ये पेपर तंग करता है और ये एंड पे क्यों होता है? ठीक है, एक जो मुझे आंसर बहुत कॉमन मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि सर इसमें बाकी सब्जेक्ट्स के भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अब ज़रा एनालाइज कर ही लेते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। इसको कल चेंज कराना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारा कैफ 1 कौन सा है? क्या FR 1 के कॉन्सेप्ट्स ICAP टेस्ट करता है ऑडिट के अंदर? अकाउंटिंग तो टेस्ट करता ही है ना, तो FR 1 को मैं चलें टिक लगा दिया मैंने। कैफ 2 टैक्स, कभी देखा हो किसी सवाल में ICAP ने कहा हो कि सेल्स टैक्स की फिगर ये आ रही है, बताइए फिगर ऐसी क्यों आ रही है? नहीं। इनकम टैक्स की वैल्यू ये आ रही है, बताएं ऐसा क्यों उसने किया? नहीं। CM में क्या इस पेपर में कभी टेस्ट होता देखा है? कभी नज़र पड़ी हो किसी ऐसे सवाल के ऊपर जिसमें कॉस्ट की बातें हो रही हों?
पक्की बात है? मैंने तो कोई सवाल नहीं देखा आज तक जिसमें कोई कॉस्ट वाली बातें कर रहा हूँ। बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, अदर बिजनेस लॉज कभी इस पेपर में आते हुए देखे हो? कभी? FR2 बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आई होप कि इस वक्त इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने FR2 ना पढ़ी हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबका ही फेल हुआ है FR2, ऐसा ही है? ओह, यू आर द ऑड वन आउट। चले, आपने अब तक ऑर्डर तो नहीं ना पढ़ा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका भी फेल है, परेशान तो नहीं है? अच्छा जी, MFA कभी देखा हो इस पेपर के अंदर टच होता हुआ? कोई स्ट्रेटजी पूछ ली हो ICAP ने, फाइनेंस का भी टेस्ट कर ली हो ICAP ने, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ तो है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3 पेपर्स हैं जो कि इस पेपर में ICAP टेस्ट करता है, FR1, FR2, कंपनी लॉ। मैंने आपसे एक सवाल किया था कि कॉस्ट का क्या कभी आपने कोई कॉन्सेप्ट देखा हो पूरे पेपर के अंदर? आप लोगों ने कहा नहीं। दफ़ा दोबारा सोचें, कॉस्ट का कहीं कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट पूरे ऑडिट में था? सोचे तो सही, दोबारा बोलना। ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, वो एक 4-5 लाइंस का पैराग्राफ है, उसके अलावा उसने पूरे पेपर में कॉस्ट के रेलेवेंट कोई और बात नहीं की हुई। इसी तरह कंपनी लॉ चैप्टर नंबर 1 के आगे वो नहीं आता, या चैप्टर नंबर 14 में वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में आता है, उसके अलावा नहीं है। मगर FR1 और FR2 ये बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा क्यों है? ऑडिट के लिए अकाउंट्स क्यों हमें आने चाहिए? वाई? क्योंकि हमने ऑडिट करना ही किसका होता है? अकाउंट्स का होता है। तो जब तक आपको अकाउंट्स बनाने नहीं आएंगे, जब तक आपको स्टैंडर्ड्स बनाने नहीं आएंगे, आप उसका ऑडिट कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि हमें किसी चीज़ को करने के लिए कोई चीज़ पहले से आनी चाहिए, ऐसा ही है ना? अगर हमने कोई चीज़ करनी है तो जो उसकी पिछली चीज़ें हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो FR1, FR2 और कंपनी लॉ। चलिए लग याद ये भी बता दें कि FR1, FR2 में जो स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो कौन से ऐसे हैं जो कि ICAP अक्सर रिपीट कर रहा होता है अपने सवालों के अंदर? या इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम आस्किंग इज कि कौन से स्टैंडर्ड्स आपको कम से कम तैयार होने चाहिए अगर आपने इस पेपर में अटेम्प्ट होना है? तो फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। IAS 16, अब बताएं इसके अलावा और कौन सा होना चाहिए? सब्सिक्वेंट इवेंट्स, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि 10 और 37, अच्छा, और रेशोज, और नहीं, मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ उस वक्त। IAS, हाँ, IAS 2 और अकाउंटिंग के कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जहां से ICAP अक्सर टेस्ट करता है अपने सवालों में? आपने कहा 16, 10, 37, रेशोज, IAS 2, और इसके अलावा IAS 20 का कौन सा सवाल है? 23 बोरिंग कॉस्ट, और इसके अलावा किसी ने 36 नहीं कहा मुझे अभी तक, इम्पेयरमेंट। किसी ने मुझे इंटेंजिबल भी याद नहीं कराया, 38। तो 36, 38, और चलें इसमें डेफर्ड टैक्स को भी ऐड कर देते हैं। वैसे तो इसमें IFRS 16 को भी हमें ऐड कर देना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर कि इस पेपर में एक प्री कंडीशन ये भी है कि आपको कम से कम इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ICAP अक्सर बताऊं क्या करता है, आपको एक इशू देगा, वो इशू ऑडिट का नहीं होता, अकाउंटिंग का होता है, और वो आपसे चाहता है कि भाई हमें ये बताएं कि अकाउंटेंट ने क्या गलत किया, अकाउंटेंट ने क्या चीज़ गलत की है,
और बताएं कि गलत करने के बाद अगर वो ठीक नहीं कर रहा तो आपकी रिपोर्ट में क्या फ़र्क पड़ रहा। तो जब तक आपको ये स्टैंडर्ड्स नहीं आते होंगे आप कैसे बता पाएंगे कि उसने क्या चीज़ गलत की है। तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट में मैं अभी तक खड़ा हुआ हूँ। इस पेपर के लिए कम से कम वो वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आ जाए रिटेंशन, माइंड मैप्स। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एक आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। हम लोगों ने जितने इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको अलग से लिखना है। यहाँ पे भी आपको मैं कोशिश करूँगा कि जो इंपॉर्टेंट बातें वो अलग से रेड हाईलाइट हुई हों, ताकि जब आप उसको रिवाइज करें तो आपके पास कम से कम वो वाली नॉलेज तो होनी चाहिए जो कि एग्ज़ाम के लिए होनी चाहिए। तो रिटेंशन के लिए कोशिश करें कि अपनी माइंड मैपिंग करें, अपने फ्लो चार्ट्स बनाएं। जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रही है, घर जाएं सुकून के साथ, या इवन इधर बैठ के भी आप उसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में लेकर आएँ, ताकि जब आप उसको रिवाइज कर रहे हों तो आपको सारी बातें अपने लिखे हुए वर्डिंग से याद हो रही हों। एक स्टडी ये कहती है कि अपना लिखा हुआ जल्दी याद रहता है एज़ कम्पेयर टू किताब की लैंग्वेज, क्योंकि जब आप अपने लिखे हुए को पढ़ते हैं ना, आपको वो सारी बातें रिकॉल होती हैं जो कि आपने क्लास में की थी, जो कि मैंने आपको बताई होंगी, या जो किसी दोस्त ने उस पर सवाल किया होगा। तो अपना लिखा हुआ हमेशा आसानी से याद हो जाता है। मज़े की बात उसको मैं छेड़ भी नहीं रहा, वो खुद ही हिली जा रहा है। अच्छा जी, ये आई कैप क्वेश्चंस, इनकी अंडरस्टैंडिंग, रिक्वायरमेंट को रीड कैसे करना है, रिक्वायरमेंट के अंदर क्वेश्चनिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। एक मजे का पॉइंट आ गया, एनालाइज किसे कहते हैं। एनालाइज, आई कैप ने कहा इस पॉइंट को एनालाइज करके बताएं। क्या करेंगे आप? एनालाइज में कौन सी बातें लिख कर आएंगे? एनालाइज, 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 ठीक है। एनालाइज, मैं आसान वर्ड देता हूँ, एनालिसिस। चल आप बता दें। अच्छा, पीछे वाले भाई, पीछे वाले भाई, क्वेश्चन तो रीड हमने करना ही करना है, उसके बाद क्या करना है? तो फिर डिस्क्राइब भी तो यही होता है कि डिस्क्राइब करें। एनालाइज किसे कहते हैं? एनालाइज, एनालिसिस। क्या एनालिसिस जब भी हम लोग बनाते हैं किसी चीज़ का, उसमें सिर्फ अच्छी बातें करते हैं? इसका उर्दू में मतलब क्या होता है? तज्जिया। कभी टीवी पे देखा हो कि टॉक शो, उसमें क्या होता है? उस पर कैसा एनालिसिस हो रहा होता है? पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अगर आपसे आई कि आप कह रहा है कि उसको एनालाइज करें, इट मीन्स कि आपने दोनों एंगल से देखना है कि इसमें अच्छी बातें कौन सी हो रही हैं, इसमें ख़राब बातें कौन सी हो रही हैं, इस लाइन में सही बात क्या कर रहा है, गलत बात क्या कर रहा है, और उस गलत बात को किस तरीके से हम लोग सही बात में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट से क्या क्या बातें करवाएंगे जब उसको हमें प्रॉपरली सही करके दे दें। डिस्क्राइब किसे कहते हैं? चलें, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, तो एक्सप्लेनेशन जो होती है वो ऑलरेडी डिस्क्राइब चीज़ की फर्दर एक्सप्लेनेशन होती है। अच्छा, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब, ठीक है। अच्छा, पीछे वाले भाई, पीछे वाले भाई, और अगर 4-5 हो गए फिर?
मार्क्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, और अब ठीक है, डिस्क्राइब मीन्स कि आप उसको एक समराइज्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, और एक्सप्लेन इज कि आप उसको एक ऐसे फॉर्म में आप एंटर हो गए हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स अब आप फिर लिख ही जा रहे हैं। हाईलाइट एंड लिस्ट, क्या फ़र्क है? एंड लिस्ट, एंड लिस्ट, एंड लिस्ट, ENLIST। अच्छा, अच्छा, मैं नहीं छेड़ा भाई इसको। लिस्ट में ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, ड्रॉप डाउन, मतलब कि अच्छा, बुलेट्स वाली लिस्ट आ गई। अच्छा, और हाईलाइट में इंपॉर्टेंट जो चीजें पूछ रहे हो वो। सर हाईलाइट क्वेश्चंस में भी होता है क्या लिस्ट करके ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आप कह रहे हो कि हाईलाइट में क्वेश्चंस के अंदर चीज़ें होती हैं और आपने उसमें से ढूंढ के बातें निकालनी होती है, तो एंड लिस्ट क्या है? सर लिस्ट अपने पास से लिखनी है, क्रैमिंग बेस लिखनी है, कुछ हद तक सही हो, ठीक है। तो हाईलाइट में क्या करते हैं? अच्छा, सर मेरे ख्याल से करीब इतना भी करीब नहीं है, पीछे वाले भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं। और दूसरी वाली बात क्या थी? एनालिस्ट, उसमें क्या होता? ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी आपको एक्टिविटी की ज़रूरत है, जिसमें आपने ये देखना है कि क्वेश्चनिंग वर्ब्स क्या हैं और हम लोग एग्ज़ाम में उसको कैसे अटेम्प्ट करें। एक होमवर्क लिखें, आपके पास एक डायरी, एक कॉपी, एक पेंसिल होनी चाहिए। पढ़ने आए या मूवी देखने आए? आप लोगों ने एक सर्च करनी है। सर्च ये करनी है कि क्वेश्चनिंग वर्ब्स कितनी तरह के होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, कब हमने क्या लिखना है, कब हम लोगों ने क्या नहीं लिखना। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि अक्सर हम जो ये बात करते हैं ना लैक ऑफ प्रैक्टिस की, असल में हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट को भी समझ नहीं पा रहे होते हैं। वो गंदम पूछता है, हम उसको चने में जवाब लेके आ रहे होते हैं। वो चना पूछ रहा है, हम उसको गेहूं में जवाब देकर आ रहे होते हैं। और वो बेचारा बाद में रोता है कि भाई मेरे साथ तुम लोगों ने क्या जुल्म कर दिया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग वर्ब्स शुड बी द मेन एरिया, जो कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने इसमें लिखना क्या और मुझसे मांगा क्या जा रहा है। राइटिंग इश्यूज के ऊपर हम लोगों ने डिटेल बात कर ली है कि हम लोगों ने कितनी एम्पल प्रैक्टिस करनी है। क्या ऑडिट सारा का सारा कंसेप्चुअल है? क्या ऑडिट सारा का सारा कंसेप्चुअल पेपर है? उसकी कितने चैप्टर्स हैं किताब में? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पेपर में या इस किताब में कितने चैप्टर्स हैं, तो आप लोग मुझे क्या आंसर करेंगे? ICAP की बुक में कितने चैप्टर्स हैं? 15 हैं? पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं है? 15 चैप्टर्स हैं। चलिए ये भी बता दें कि कितनी ग्रेड्स हैं? 5। ICAP ने 15 चैप्टर्स को कितने ग्रेड्स में तोड़ कर रखा हुआ? 3। वेरी गुड। मिस कितने ग्रेड्स हैं? कितनी है? 4। कितनी है? कितनी है? कितनी है? कितनी है? कितनी है? कितनी है? 3 वाले कितने हैं? 4 ग्रेड्स हैं। 4 ग्रेड्स हैं हमारे पास। मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, आपको दिखाई देता हूँ। 4 ग्रेड्स हैं हमारे पास। ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे खड़े हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका जो अब पेपर आएगा उसमें कौन से 5 सवाल ऐसे हैं जो कि मस्ट आएंगे।
और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, आपको भी पता। अगर कभी थोड़ा सा इस पेपर को एनालाइज किया हो तो एक सवाल मस्ट होगा रिपोर्ट्स का, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक सवाल मस्ट होगा कोड का, ऐसा ही है। एक सवाल मस्ट होगा रिस्क का, ऐसा ही है। एक सवाल मस्ट होगा किसका, ये आप लोग बताएंगे मुझे। दो ऐसे सवाल बता दें जो कि मस्ट होते हैं पेपर में। रिपोर्ट्स हमने देख ली, कोड हमने देख लिया, रिस्क पर हम लोगों ने बात कर ली। चौथा सवाल आईटी के ऊपर मैं एक स्ट्राइक लगा रहा हूं, इसके अलावा बताएं। मस्ट नहीं होता। फ्रॉड एक और बता दें, क्योंकि आईटी वाला मैंने अभी वहां पे स्टैरिक किया हुआ है। एक और जो रिसेंटली आई के आपने एक ट्रेंड पकड़ा है, पहले वो उसके साथ बैकफुट था हमेशा। हाँ आती हैं मगर इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं वो पूछ रहा। एक ऐसा एरिया है इसमें से जो कि आई के आपने उसका ट्रेंड पकड़ा हुआ है आजकल। पिछले तकरीबन 3 पेपर्स के अंदर उसने ट्रेंड दिखाया हमें। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और एक और सवाल जो आप कह रहे हो, इसमें आपको अकाउंटिंग की गलतियां बताएगा और आपसे कहेगा कि जनाब प्रोसीजर्स बताएं कि हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर उसका दिल कर रहा है तो साथ वो कह देगा जनाब चलें बताते बताते ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा या ओपिनियन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो हमारे पास 4 ग्रेड्स हैं, 15 से 25, 15 से 20, 45 से 55 और 10 से 15। ग्रेड ए बेसिकली क्या है, आपके 3 चैप्टर्स हैं, पहला, दूसरा, 13वां। और ग्रेड ए में बेसिकली वो बात करता है कि एक ऑडिटर अपॉइंट कैसे कैसे होता है, एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर कंपनी लॉ, एज पर कोड ऑफ एथिक्स। ग्रेड बी इज ऑल अबाउट प्लानिंग और रिस्क और फ्रॉड और मटीरियलिटी। इन शॉर्ट चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। और उसके साथ एक टॉपिक उसने जोड़ दिया है 230। जो 230 है बेसिकली ये उसने उठाया है चैप्टर नंबर 4 में से। आई हैव अ प्रिविलेज टू राइट ऑल्सो। ये चैप्टर नंबर 4 का है। ग्रेड डी आई के हमने कहा 10 से 15, मगर इस दफ़ा वो बहुत परेशान हो गया था। इस दफ़ा कितने मार्क्स का पेपर आया ग्रेड डी में से? आप लोगों ने पेपर दिया था, कितने मार्क्स के सवाल रिपोर्ट्स के थे, ओपिनियन के थे? कुछ गेस कर सकते हैं या कुछ थोड़ा बहुत याद अगर हो रिकॉल कर सकते हैं? इतना बता दूं कि इस दफ़ा कि आपने 10 से 15 को फॉलो नहीं किया था, वो काफ़ी ऊपर चला गया था। गालिबन 24 नंबर था। अभी देखते हैं हम लोग, जहाँ तक मुझे याद पड़ा 24 नंबर के आसपास का पेपर था। फिर मज़े की बात है कि ग्रेड डी पूरी नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो चैप्टर उसने फेंका है ना 14th, वो हाफ है। 700, 701, 705, 706। बाकी का पोर्शन कहाँ पे है? 560, 570, 580 ग्रेड सी के अंदर डाल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से भी पूछेगा, यहाँ से भी पूछेगा। तो 14th चैप्टर जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर रिपोर्ट्स लिखा है, इसकी अपनी वेटेज अच्छी खासी हो जाती है। कोड ऑफ एथिक्स कहाँ पे है? ग्रेड कौन सी है? ग्रेड कौन सी है? ग्रेड ए। कितने मार्क्स हैं? 15 से लाजमी सवाल आपको मिल जाएगा, लाजमी सवाल आपको मिल जाएगा। रिस्क, रिस्क 15 से, चैप्टर कौन सा है? 3 और एक ही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक चैप्टर में से 15 से 20 कंफर्म है। चैप्टर नंबर 3। आईटी के साथ मैं यहां पर लिख देता हूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स।
यानी कि चैप्टर नंबर 5 और 6। कभी किसी ज़माने में 5 की एक अलग से ग्रेड हुआ करती थी, अब नहीं है। फ्रॉड चैप्टर नंबर 3। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 2, 3, 4, 5 चैप्टर ऐसे हैं 15 में से, जिसमें से वी कैन इजीली से कि मोर देन 70 मार्क्स का पेपर छुपा हुआ है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो एक काम करें, इसको ऐड कर लें। 24 नंबर का पेपर था चैप्टर नंबर 14 में, 15 नंबर तीसरे में से, कोड ऑफ एथिक्स 16 नंबर का सवाल था, 5 में से कोई सवाल नहीं आया, 55 हो गए। 55 में ये 8 ऐड करें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के, कितने हो गए? 63 रीसेंट, 63 का रीसेंट पेपर आपको कह रहा है। और अगर मैं ग्रेड वाइज बात करूं तो आई के हमने कहा 15 से 25 ग्रेड ए में से, इस दफ़ा 20, यानी कि वो हायर साइड पे गया। उससे पीछे 19, उससे पीछे 18। ये मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से न्यू स्कीम आई हुई है, इससे पीछे सारी ओल्ड स्कीम है। तो हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो ये फर्स्ट तीनों कॉलम्स बहुत ज़रूरी हैं और आखिरी वाली एवरेज ज़रूरी है हमारे लिए। ग्रेड बी 15 से 20 का है उसने, 20 और यहाँ पे 19। ये 20 में सिर्फ चैप्टर नंबर 3 था, सिर्फ 3 था, और यहाँ पे 15 के साथ उसने चैप्टर नंबर 4 का वो जो 230 वाला पोर्शन है। मज़े की बात देखें, नहीं पूछा नहीं पूछा नहीं पूछा नहीं पूछा नहीं 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 नहीं, बच्चों ने कहा इसमें से सवाल आना ही नहीं है, आ गया 4 नंबर, सवाल आ गया। क्या आई कैप प्रेडिक्टेबल है? अब कभी भी किसी भी टाइम पे वो सवाल पूछ सकता है। और मज़े की बात बताऊं, ये जो 230 वाला है ना, इसको हम लोग कर देते पहले नीचे क्लासीफाई, ये होता था पहले यहाँ पे कहीं क्लासीफाई हो रहा होता था, अब वो मज़ीद नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि अभी तक जितनी अटैम्प्ट्स गुजरी हैं सिर्फ 4, 7, 14, 28 नंबर का पेपर आया होगा, मगर ये 4 नंबर भी ज़रूरी हैं पेपर को पास करने के लिए। इस 4 में से अगर 3 ही आ जाएं और आप 47 पे खड़े हों, 47 पे खड़े हों, तो क्या बच्चा पास नहीं होता? ग्रेड सी, अच्छा मज़े की बात यह है कि जो ग्रेड सी है, आई के आपने जो छोड़ा सारा का सारा इसमें डाल दिया। इसमें कंट्रोल्स हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं, सब्सटेंटिव है, और जितनी एक्स्ट्रा बातें वो सारी की सारी यहाँ पे कवर होनी। बेसिकली ये उन एरियाज़ को डील कर रहा है जो कि आपको हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू गेन एविडेंस। जो जितने एरियाज एविडेंस वाले हैं वो उसने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिए हैं। वैसे वो 230 को भी यहाँ पे डाल सकता था, ज़्यादती उसने की है। ग्रेड डी कितने मार्क्स आए हैं? 24। इस दफ़ा कितने आए हैं? 24। उससे पहले उसको लग पता गया कि भाई नहीं, इसमें मुझे खेलना है। और ये मज़े की बात है, ये चैप्टर नंबर 14 का आधा पोर्शन है। अब आप एक काम करें, ये भी तो 14 है, 14 और 23 ऐड करें ज़रा, 30। कितने अटेम्प्ट कौन सी है? स्प्रिंग 22 में कितने आए हैं? 30। अच्छा, उसके बाद ऑटम 22 में कितने आए? आपने ऐड करना है 22 में 15, 37। और स्प्रिंग 23 में कितने आए? 20। क्यों आए? क्योंकि यहां से कोई सवाल नहीं उसने पूछा। और मजे की बात यह है, जब उसने यहां से सवाल नहीं पूछा तो उसने वो सवाल पूछ लिया जो उसने पिछली 3 अटेम्प्ट से नहीं पूछा था, 1, 2 और 3। कौन सा? रिलेटेड पार्टी का सवाल। तो कभी भी बैंक नहीं करना कि मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया, सवाल नहीं आने वाला। आ सकता है, क्या आएगा? तो बेसिकली हम लोग इस अप्रोच को फॉलो कर रहे होंगे। कौन से एरियाज नॉलेज बेस्ड हैं,
कौन से एरियाज एप्लीकेशन बेस्ड हैं और कौन से वो एरियाज है जहाँ से आए कि अब दोनों तरह के सवाल आसानी से पूछ रहा होता है। चैप्टर नंबर 1 एक्सेप्ट यूनिट 3 सारा का सारा नॉलेज बेस्ड है, और जो कंपनी लॉ वाला पोर्शन है वहाँ से आए कि अब एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछ रहा होता है। चैप्टर 2 कंप्लीट नॉलेज बेस्ड है, यहाँ से बहुत ही कम, मतलब रेयर ही है कि आए कि आपने कभी यहाँ से कोई लॉजिकल सवाल निकाला हो। 3 और आप गौर करें तो तीनों कैटेगरीज में फिट हो रहा है। यूनिट 1 यूनिट 5 नॉलेज बेस्ड, 2 3 रिस्क वाला एप्लीकेशन बेस्ड, और 4 फ्रॉड का पोर्शन मिक्स एरिया। चैप्टर नंबर 4 सैम्पलिंग को छोड़ के सारा का सारा नॉलेज बेस्ड है। चैप्टर 5 कंप्लीट नॉलेज बेस्ड है और 6 कंप्लीट मिक्स है। मिक्स से क्या मुराद है, नॉलेज बेस्ड भी है और एप्लीकेशन बेस्ड भी है। 7 2 में डिवाइड हुआ हुआ है, 8 कंप्लीट नॉलेज बेस्ड है। तो ये अप्रोच भी आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी एरिया को तैयार करें तो यू शुड बी नोइंग कि यार इस एरिया में से कौन से सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं। वो जो आप वहाँ पे बात देखी हुई ना डायरेक्शन लेस, ये उसका हल है। अगर आपने स्टार्ट किया है 210, चलिए हम 210 के ऊपर ही बात कर लेते हैं। 210 स्टार्ट कर दिया, अब 210 स्टार्ट करने के बाद आप अगर उसको तैयार करने बैठ गए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लॉजिकल सवाल नहीं आना वहाँ से। अगर आया भी तो इतनी नॉलेज आपके पास होगी क्रैमिंग में कि आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। मगर जब वो वाला एरिया है रिस्क वाला, वो है लॉजिकल। बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड वो एरियाज है जहाँ पे आपने सोच के लिखना है, यहाँ पे आपकी सेल्फ राइटिंग काम आनी है। नॉलेज बेस हैज़ नथिंग टू डू विद सेल्फ राइटिंग, इट हैज़ ऑल टू डू विद जो चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं। मगर एप्लीकेशन बेस्ड इज़ ऑल अबाउट योर राइटिंग, योर एक्सप्लेनेशन, योर ड्राफ्टिंग, योर ग्रामर, योर मिस्टेक्स। जितना अच्छा इन एरियाज़ को कर लेंगे, यकीन मानिए पेपर उतना ही अच्छा पास हो जाएगा। अब मज़े की बात, हमने कहा था रिपोर्ट्स 37, 37 और 24, ये सिर्फ 705, 706 के सवाल थे। इसमें 700, 701 का सवाल नहीं आता, बहुत ही रेयर आई कैप पूछता है। कोड ऑफ एथिक्स 13 नंबर थे, ये सारा यहाँ से आता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसमें आपसे वो कहता है थ्रेट और सेफगार्ड निकालें। रिस्क के सवाल, रिस्क के सवाल एप्लीकेशन बेस्ड है। कंपनी लॉ एप्लीकेशन बेस्ड है। इन अदर वर्ड्स तकरीबन 70% ऑफ योर पेपर इज ऑल अबाउट दीज 4 एरियाज, इज ऑल अबाउट योर सेल्फ राइटिंग। और वो सेल्फ राइटिंग हमें इसके ऊपर अच्छा खासा काम करना है। तैयार है? करेंगे? साथ चलेंगे? पक्की गल है? कन्फर्म है? लिख के दो, मैंने लिख के दें, क्योंकि फिर आप लोगों ने ना मिड सेशन भाग जाना है, मुझे पता। तो अगर तुम वाकई में सीरियस हैं तो फिर आए और मिल के इस पेपर को पास करते हैं। आपके कोई सवाल? क्या? किसका? ठीक है, सोचे आती हैं, दिमाग किसी और तरफ चल पड़ता है। पेपर पास होगा नहीं होगा, आगे जाके क्या होगा, अगर एआई आ गया तो क्या होगा, क्या ऑडिटर को मार्केट में जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये सोच भी आती होगी। इंडक्शन मेरी होगी या नहीं होगी, मुझे बिग 4 मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या ये सवाल आपको उस वक्त आते थे जब आपने सीएम में कदम रखा था? तब आपको उन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था। एट टाइम ऑफ एंटरिंग सीए आपको ये भी नहीं पता था कि इसमें कोई कैफ-8 नामी पेपर भी होता है, पता था? तो अभी भी उसी बचकाने माइंड को वापस लाएं और जो आप सोच रहे हैं उसको माइनस कर लें। 4 महीने हैं, इन सोचों को साइड पर रख लें, बहुत टाइम है सोचने का। अगर सोचना ही है ना तो ये सोचो कि 4 महीने में पेपर कैसे पास करना। ये सोचो कि 4 महीने में पेपर पास करूंगा, माँ बाप का नाम फ़ख्र से बुलंद करूंगा, फिर मेरी शादी होगी। ये सोचो, दिस शुड बी योर अल्टीमेट गोल। मतलब कोई ना कोई गोल तो हमें सेट करना है ना, फ्यूचर के लिए हमें कोई ना कोई गोल तो सेट करना ही होता है।
दैट कैन बी एनीथिंग। बिग 4 में नौकरी चाहिए, ये मेरा गोल है। पेपर पास करके अच्छी फर्म से आर्टिकल्स करने हैं, ये मेरा गोल है। कैफ क्वालिफाई करके मुझे रिलेटिव्स के अंदर शो करना है कि भाई देखो तुम लोग जो मुझे उस टाइम पे कोसते थे या उस टाइम पे कहते थे कि यार नहीं कर पाएगा, लो मैंने कर दिया। तो ये चीज़ें लेकर आओ, अपने अंदर चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करो। जब तक खुद को चेंज नहीं करोगे, ये सोचे कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, फोकस करो पेपर कैसे पास करना है, इसके साथ दिल लगा लो, बाकी कोई और सोच नहीं आएगी। कोई और सवाल? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर बुक है वो बुक, हाँ बुक के ऊपर हम लोगों ने उससे बात नहीं की, मैंने आपके स्लाइड भी एक रखी हुई थी सजा के। बुक आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आई कैप की बुक भी है, हमारी वाली बुक भी है। हम अपने वाली बुक को लेकर चल रहे होंगे, मगर टॉपिक यहाँ पे किया, समझ आ गया। जो हमारे वाली किताब है ना, उसमें आई कैप ने जो एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई उसको माइनस किया हुआ है, और कंटेंट वाइज सेम चल रही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चैप्टर नंबर 14 में कुछ और तो हमारे पास कुछ और है। एक दफ़ा समझ आ गई, घर जाएं, आई कैप की बुक खोलें, रीड करें, पढ़ें उसको। कोई पॉइंट मिस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, हाईलाइट कर लें, नेक्स्ट डे आके पूछ लें। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आपने पहले किसी और बुक से पढ़ा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। नहीं, अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है तो उससे आप तैयार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस आपको को रिलेट करना पड़ेगा। जिस बुक की आप बात करें ना, उसमें शायद 27 या 28 चैप्टर होंगे। हाँ, तो वो बुक भी एक टाइम के ऊपर मेरी हाथ से गुजरी थी। वो बुक भी एक टाइम पे मेरे ही हाथों से गुजरी हुई। उसका जो इनिशियल काम था वो मैंने किया हुआ। कोई और सवाल? सर उस बुक को छोड़ सकते नहीं, रखिए उसको अपने पास। नहीं, मतलब कि अगर चेंज हाँ, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, अगर उसके साथ करना चाहते हैं नो इश्यूज, बातें तो वही हैं। मगर एक मसला ये है कि हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तो आपके पास 2 बुक्स हैं तो फिर इसको फॉलो कर दो। अगर वो है तो फिर एक दफ़ा बैठ के उसको आई कैप की बुक के मुताबिक मार्क कर लो कि चैप्टर नंबर कौन कौन से हैं, क्योंकि वो एक अलग सीक्वेंस में है, उसका सीक्वेंस ये वाला नहीं है। कोई और सवाल? बुक नीचे, हाँ आप लोग को बुक साथ मिलेंगी, आपके पैकेज में शामिल है। सर आज नहीं तो कल तक तो मिल ही जाएंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल? कोई सवाल? ऑनलाइन वाले भाइयों, ये बातें हैं, और होपफुली कि आप लोग जो है वो सारी बातों के अमल करेंगे। आप लोग सामने नहीं हैं, मगर कोई नहीं, घर बैठे हुए हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, आप वहाँ भी आकर सवाल वगैरह कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप फिजिकल वालों का भी है, मगर वो एडमिन मोड पे रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कॉलेज आएँ। अगर वो खोल देंगे ना तो आप लोग कॉलेज में नहीं आएंगे। तो आएँ और आके सवाल करें। हाँ, अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो हम मिड सेशन में जाकर उसको खोल देंगे, सवाल जवाब के लिए वहाँ भी कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो सी यू गाइस अराउंड टुमारो। अल्लाह दे वाले, अल्लाह हाफ़िज़।